राम जी नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में जाते हैं, उनको उनका परम भक्त जो मिलता है हनुमान जी, वो साउथ में मिलते हैं। राम जन्मभूमि मूवमेंट एक ऐसी टर्निंग पॉइंट थी हमारे पूरे हिस्ट्री में जब हिंदू असर्टिव बनना वापस चालू किया। देयर वर 77 बैटल्स टू रिक्लेम राम जन्मभूमि कि निहंगों ने एक्चुअली लिखा था कोयले से राम 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 इतना लिख दिया था कि उनको लगे कि ये ढांचा नहीं मंदिर है। अरे हमारे जो कार सेवक थे जो 90s में थे, उन्हें मार के उनके शरीर को पत्थर बांध के सरयू में ढकेल दिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKDK का पॉडकास्ट चैनल और आज हमारे साथ हैं एक एक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और जो कि अब एक ऑथर बन चुकी हैं। उनकी अब दूसरी बुक आने वाली है। बुक का नाम है राम जन्मभूमि द इंस्पिरेशन फॉर हिंदू रिसर्जेंस। नाइस। तो ये इनकी दूसरी बुक है और बुक रिलीज कब होने वाली है रश्मि? तो इट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड, कल हमने अनाउंस किया था 6 दिसंबर को, एंड इट्स ऑलरेडी अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डरिंग ऑन अमेजोन। 18 दिसंबर तक लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी। बहुत सही। तो 18 दिसंबर को आपको क्या करना है आपको भी पता है, और हमें क्या करना है हमें भी पता है। तो अभी हम रश्मि के साथ इस बुक के बारे में और जो ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है उसके बारे में बात करेंगे। रश्मि कम्स फ्रॉम कर्नाटका, that is called south of India, and I come from Haryana, that is called north of India. तो नॉर्थ और साउथ के बीच में ये चर्चा अच्छी होने वाली है, वो भी देखते हैं और बुक के बारे में भी बात करते हैं। तो रश्मि बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पास आए और बुक के बारे में। कल बुक अनाउंस हुई, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि एक कैमरेडरी हमारे बीच में बन रही है इस बारे में कि आप कुछ लॉन्च कर रहे हो और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं फिर आगे। तो रश्मि, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये आपने जो बुक का नाम रखा वो आपको थॉट कहाँ से आया कि मतलब यही नाम रखना है, कोई और नाम क्यों नहीं? देखिए गर्वित जी, हिंदू बहुत पिट चुका था सिंस द इन्वेजन स्टार्टेड। मुगलों का जो इन्वेजन हुआ, फिर जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया तो हिंदू वाज सब्जुगेटेड। उन पे ऐसी जुल्में हुई हैं, ज़्यादतियाँ हुए हैं उनके साथ, अनस्पीकेबल, विच ब्रोक आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारी जो सेंस ऑफ बीइंग है उसको भी तोड़ दिया। राम जन्मभूमि मूवमेंट एक ऐसी टर्निंग पॉइंट थी हमारे पूरे हिस्ट्री में जब हिंदू असर्टिव बनना वापस चालू किया। तो आई थिंक 8वीं शताब्दी के बाद, 8वीं-10वीं शताब्दी के बाद, इट वॉज़ 1992 जिसके बाद हिंदू असर्टिव होना चालू हुआ। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखी और गलती जहाँ भी इनजस्टिस हो सोसाइटी में उसे चैलेंज करके अपनी जस्टिस बनाने की एक ताकत भी रखा। सो आई थिंक वो एक पिवटल मोमेंट था जिसको मैं अपने बुक में कैप्चर कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि द मोस्ट एप्ट टाइटल वुड बी द इंस्पिरेशन फॉर हिंदू रिसर्जेंस। वो जो असर्टिव हिंदू बनने की जो इंस्पिरेशन थी, ये थी राम जन्मभूमि मूवमेंट। सो इट वाज लार्जर देन लाइफ, एंड मैं बस इसी तत्व को उस पुस्तक में कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। जी। तो मतलब अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि राम जन्मभूमि या जन्मभूमि जो मूवमेंट है वो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो 500 साल की लड़ाई थी। हाँ, ये बात एक अलग है कि 90s में उसको एक बहुत बड़ा उसके बारे में बहुत चर्चा होने लगी, पॉलिटिकल वो मूवमेंट बन गया। बट ये जो 500 साल की लड़ाई थी, क्या आपने पूरी बुक में उसको पूरा कवर किया है 500 साल की लड़ाई को? करवित जी, जिस दिन उन्होंने राम मंदिर को ध्वस्त किया अपनी लैंड ऑफ नेटिविटी में, उसी दिन हिंदुओं का जो संघर्ष है वो शुरू हुआ है। लोगों को पता नहीं है कि देयर वर 77 बैटल्स टू रिक्लेम राम जन्मभूमि। ये कोई पहली या दूसरी लड़ाई नहीं है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि 1990 में शुरू हुआ, 92 में ख़त्म हो गया, बस यही रही है राम जन्मभूमि मूवमेंट। नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग आने लग गए, हमें नहीं पता कहाँ से लोग आ रहे थे 92 में। तो ये इसीलिए था क्योंकि हमने उस
भाव को कभी जाने नहीं दिया। हम कभी नहीं भूले कि रामलला का जन्म स्थल कहाँ है और राम जन्मभूमि की मतलब भूमिका क्या है हमारी ज़िंदगी में, हम कभी नहीं भूले। तो जंग उसी दिन शुरू हुआ था और अलग अलग तरीके के जंग रहे हैं। तो हर राजा जो भी उस रीजन में रहा होगा उसने लड़ाई लड़ी है। जो भी ये कहते हैं ना हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, मठाधीश, इन्होंने, साधुओं ने भी लड़ा है। कई तो ऐसी परिवार आपको मिलेंगे जिन्होंने ठान ले लिया था कि हम तब तक जूतियाँ नहीं पहनेंगे जब तक रामलला की जन्म स्थल पर मंदिर ना आए। तो ऐसी लड़ाई रही है, निरंतर लड़ाई रही है, 500 साल की लड़ाई रही है, 20 से 25 पीढ़ियों की लड़ाई रही है। 500 साल में 20 से 25 पीढ़ियां आ जाती हैं। तो मेरा तो आग्रह यही रहेगा कि जब आप जाओ राम मंदिर, अब जब पुनर्प्रतिष्ठापन हो रहा है जनवरी में 2024 में, अभी 22 जनवरी को, तो आपको उन 20-25 एंसेस्टर्स की आपको याद रखना चाहिए और आपको उनके बिहाफ पे भी वहाँ पे एक प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक पिलग्रिमेज नहीं है, ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये कोई आम भव्य मंदिर भी नहीं है। इसमें इतनी भावनाएं जुड़ी हैं कि आपको इस बात की कद्र होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इसलिए भी ये पुस्तक लिखा कि लोग पढ़ें और जानें वहाँ जाने से पहले और वहाँ सेल्फी खींचने से पहले उनको पता हो कि क्या सैक्रिफाइसेस, कितने हमारे पीढ़ियों ने कितना त्याग दिया है उस मंदिर को वहाँ पे पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए। तो ये रहा है पूरा पुस्तक का एक जर्नी। और हमारे लोग ना, हमें भूलने की बहुत जल्दी बीमारी है। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जब हम भूल जाते हैं तब एक तरह से इतिहास अपने आप को दोहराती है। अंग्रेज़ी में बहुत एक फेमस कहावत भी है कि दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट देयर मिस्टेक्स। तो यही होता है, आप अगर भूल जाएं कि आपके साथ क्या हुआ था, आपका इतिहास क्या है, तो आप उसी गलती को दोहराते रहते हो और उसी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल पे आ जाते हो। और जो एक इंडिजिनस फेथ है, जो फेथ एक भगवान में नहीं मानता है पर डिविनिटी इन ऑल में मानता है, जैसे हिंदू धर्म है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अपना इतिहास जाने। क्योंकि गर्वित जी, हिंदू धर्म एक ऐसा मात्र एक इंडिजिनस फेथ है विच हैज़ सर्वाइव्ड। बाकी सब खत्म हो गए, नेपोटिज्म, मेंडेलिज्म सब खत्म हो गए हैं। दे हैव बीन रेंडर्ड एक्सटिंक्ट बिल्कुल बाय द एब्राहमिक रिलीजन्स। एग्जैक्टली। जो इतने सारे क्रूसेड्स हुए उनमें कुचले गए, तो वी आर द ओनली सर्वाइविंग। तो अगर हम नहीं जाने तो मतलब एक जो लास्ट होप है ऑफ पॉलीथीज्म, ऑफ इंडिजिनस फेथ्स, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सर्वाइवल की भी बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ था, वरना आपकी भी वही स्टोरी हो जाएगी जो कि बाकी इंडिजिनस फेथ्स के हैं आज। बिल्कुल। और जिसे याद रखने के लिए भी कोई नहीं है। हाँ, ग्रीस में कौन ग्रीक्स को याद रखता है, कौन प्लेटोज की बात करता है आजकल। इतने फिनोमिनल वो लोग थे, जो उनकी फिलॉसफी थी वो अलग लेवल पे थी, कौन पूछता है उन्हें अब? कोई नहीं। और ये तो छोड़िए, कई तो ऐसे फेथ्स रहे हैं जैसे नेपोटिज्म, मेंडेलिज्म, इनके तो नाम भी नहीं है चर्चित, और इनके बारे में तो कोई ना टेक्स्ट बचा है, ना कोई इनकी कोई निशानी बची है, और जो बची कुची है इन्हें मिसअप्रोप्रिएट किया जा रहा है। जैसे आपने ग्रीस की बात की, तो आर्टेमिस जो कि एक भगवान है, शी इज़ अ गॉडेस, उनकी एक मंदिर थी। तो आज भी आपको दिखाई देगा, जो कि एक बहुत फेमस मॉस्क कहा जाता है दुनिया में, हेजिया सोफिया, इस्तांबुल में। तो आप वहाँ जाओगे और वहाँ की बेसमेंट देखने जाएंगे, पता नहीं आजकल वो खुला है या नहीं, पर एक ज़माने में खुला रहता था 10-25 साल पहले। तो आपको बेसमेंट में एक मंदिर की नींव दिखती है, जैसे कि आज आपको काशी में एक मंदिर की नींव दिखती है जी। एक पूरी दीवार मंदिर की दिखती है और साइड में मस्जिद दिखाई देता है। बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई देती है हेजिया सोफिया की नींवों में। आर्टेमिस की मंदिर की नींव दिखती है आपको।
बिल्कुल, मतलब हेजिया सोफिया में तो ये था ना कि पहले उसको चर्च बनाया, फिर उसको मॉस्क बनाया और उससे पहले तो मंदिर था और उस ब्रुटैलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि लोग ही नहीं बचे अब। तो अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी कहानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो कोई जानेगा भी नहीं। सही बात है, मतलब वो एक बहुत फेमस बात है ना कि जब तक कहानी शेर लिखना शुरू नहीं करता तब तक शिकारी ही कहानी लिखेगा और शिकारी ही सही होगा। वो अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि अनलेस द लायन लर्न्स हाउ टू राइट एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। Exactly. तो शिकारी की ही वाहवाही की जाएगी, उन्हीं की गाथाएं लिखी जाएंगी, उन्हीं की मतलब प्रशंसा की जाएगी कि अरे इन्होंने तो सही किया, जब तक शेर ना लिखना चालू कर दे। क्योंकि मैं हिंदू धर्म को शेर के समान ही समझती हूँ। हम कोई विक्टिम नहीं है। जब हमारे साथ गलत चीज़ें हुई हैं, हमने उस प्रतिकूल स्थिति को बहाना में बदला नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ, देखो हमारे साथ गलत हुआ, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दो, हमें कोटा दो, हमें ये दो वो दो। हमने कभी ये नहीं किया। हम इनफैक्ट हम दुगनी फुर्ती के साथ आगे आए। हमने उस प्रतिकूल स्थिति में भी ज़्यादा मेहनत करके, दुगनी मेहनत करके हम आगे आए। तो हम शेर हैं, हम कोई डरी सहमी ये नहीं है, क्या कहते हैं, एक मृग नहीं है कि डरी सहमी है और मतलब बस मृग भी भाग लेती है, बट हम इतनी मतलब डरे सहमे ये नहीं है जिन पे बस जुल्में हुई और हम बस रोते रह गए एक कोने में। प्रतिकूल स्थितियों में भी दुगनी फुर्ती से हम बाहर आए। कहते हैं ना, वी ऑलवेज हैड टू ट्राई ट्वाइस एज हार्ड टू कम हाफ एज फार। तो यही रहा है साइकिल। तो इसीलिए हम शेर हैं। तो मैं एनालॉजी में भी ये नहीं कहूँगी कि हम कोई विक्टिम है, जब तक विक्टिम नहीं लिखना चालू करेगा तब तक विक्टर की गाथाएं लिखी जाएगी। नहीं, जब तक शेर नहीं लिखना चालू करेगा तब तक शिकारी की प्रशंसा होगी। जी, तो इसमें अभी एक ना बहुत सारे लोगों को, आज के इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिख जो है वो एक अलग एंटिटी है, हिंदू एक अलग एंटिटी है। और अगर हम 500 साल का इतिहास राम मंदिर का उठा के देखते हैं तो अनेकों ऐसी बार आपको चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पे सिखों ने भी हिंदुओं का साथ दिया या फिर सिखों ने स्वयं ही राम मंदिर बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। उसमें से कई सारे ऐसे जंग है गर्वित जी जिनको सिखों ने आगे से लीड किया है। ना केवल वे सहभागी थे या हमारा साथ दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने लीड तक किया है। तो ये भारतीय लोगों की जो नींव है इसका एक संकेत है। अगर आप राम जन्मभूमि की अगर 92 की भी आप देखोगे मूवमेंट, तो अगर आप पूछोगे कि आप कौन हो तो वो कहेंगे हम हिंदू हैं। हर जाति, हर इसके हैं, हर रीजन से आते हैं, हर पंथ से हैं, हर रीजन के हैं। ये जो अलगाव की भाव है ये तो बाहर वालों ने लाया ना हमारे यहाँ। तो जो डिवीजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज बिशप कॉल्डवेल ने लाया, जो डिवीजन हम देखते हैं आज बेस्ड ऑन रीजन, ये तो बाहर से आया ना। हम तो भारतीय लोग हैं। हम अपने आप को भारतीय कहते हैं और भारत का एक तो मीनिंग भी है भायारताम इति भारतम। तो जो लाइट की तरफ जाता है, सो लाइट इज एन एनालॉजी फॉर विजडम। द सीकर्स ऑफ विजडम, जो ज्ञान की खोज में रहते हैं, वो भारतीय कहलाते हैं। तो हम तो वो है ना। हम हिंदू सिख से पहले भारतीय हैं जो ज्ञान की ओर जाते हैं। तो वो है हमारा जो असली तत्व। तो डाइवर्सिटी तो हमारी एक तरह से स्पेशलिटी रही है, जहाँ पे हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, अलग अलग खाना होता है हमारा। तो वो एक मन को रिझाने का बस एक मात्र ये है, क्या कहते हैं, तरीका है। पर जो हमारी आइडेंटिटी है, सत्य को जानना, ज्ञान की तरफ आकर्षित होना, ज्ञान की ओर बढ़ना और अंधकार से उजाला तक हमारी जो वो जर्नी है, वो जो सीख हम करते हैं, वो जो मेंटालिटी है कि हम यहाँ क्यों हैं, परोपकार सेवा के लिए हैं, तो वो हमें डिफाइन करती है। भायारताम इति भारतम, तो वो है हम ये सिख हिंदू, ये अलगाव में अगर जब हम पड़ जाते हैं ना, तो हम उसी, क्या कहते हैं, इन्वेडर के चंगुल में वापस आ जाते हैं। सबकॉन्शियसली हम बस उन्हीं की एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं।
राधा सिक्खी का दूसरा मतलब ही सीख है। जो हम भारत की बात कर रहे हैं वही सिक्खी का भी अर्थ है। जी और यहाँ पे एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि बहुत सारी फाइट्स ऐसी, एक बार तो ऐसा था कि मतलब वो कैप्चर कर लिया था और पूरे जो मॉस्क जो बनी हुई थी, जो ढांचा बना हुआ था बाबरी का, वहाँ पे पूरे पे कोयले से सिखों ने, निहंगों ने राम जी का नाम लिख दिया था, राम 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 पूरे में लिख दिया था। तो वो भी एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर जी, वो एक बहुत एक्चुअली दिलचस्प कहानी है। एक वो दौरा है और एक आज एक दौरा है जब वो अपने आप को अलग समझते हैं हमसे, इसीलिए इस कहानी everybody, हाँ, को थोड़ा जानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। कि बाकी लोग जिनको पता नहीं है, मैं तो उनको ब्लेम भी नहीं करूँगी, शायद उनको पता नहीं है कि उन्होंने ये सब किया है, कि उनके पुरखों ने ये सब किया है। मुझे खुद नहीं पता था जब तक मैंने ये पुस्तक नहीं लिखा कि क्या हुआ था, कि निहंगों ने एक्चुअली लिखा था कोयले से राम 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 इतना लिख दिया था कि उनको लगे कि ये ढांचा नहीं मंदिर है। तो इतना मतलब वो सहभागी रहे हैं इसमें, और ये बात हमें किसी को नहीं पता। हम ऑफन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, और हम चीज़ों में ज़्यादा उलझते नहीं हैं, तो हमारे पास पॉइंट्स भी कम ही हो जाते हैं। और ये सब जो मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव्स आ जाते हैं ना, हम इसमें बह जाते हैं, क्योंकि ये हमें रील्स में दिख जाते हैं, 10 सेकेंड में हमें दिख जाते हैं, तो हम इससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि यही होगा सच। पर ऐसा नहीं है। सच और जो जिस चीज़ को सच दर्शाया जा रहा है, इसमें बहुत एक अंतर है। तो हर कोई जो एक मूवमेंट से दूर पला बड़ा है, उसे इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो 98 में पैदा हुई थी, तो मैं 92 में थी भी नहीं। अगर चाहकर भी अगर मुझे देखना था कि क्या हुआ था, तो मैं थी नहीं। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस देश का भविष्य है। यूथ ही तो देश का भविष्य है, तो सब भविष्य है। इनको अगर पता नहीं है कि क्या हुआ था, तो क्या ही हाल हो गए हमारे। हम तो उसी अलगाव वाले इसको टो करेंगे ना। तो जानकारी भी बहुत कम होती है बहुत लोगों में, और इस वजह से भी ये अलगाव बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ही एक ये है। और आई थिंक राम जन्मभूमि से बड़ा एक यही नहीं हो सकता है मिसाल सिक्खी और हिंदू धर्म की एकता के लिए। सही बात कि हम एक ही हैं, हम अलग तो है नहीं। बस सिक्खी एक ऐसी एक ये है जिन्होंने एक अलग रूप ले लिया था। जैसे शक्ति लेती है ना, काली का स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप, और अलग अलग स्वरूप होते हैं उनके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज। तो हिंदुओं ने भी अलग अलग रूप लिया। तो उस रूप को हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी तो नहीं बना सकते हैं ना। बाय द एंड ऑफ द डे शक्ति तो शक्ति होती है। तो ये तो अलग अलग चीज़ें नहीं है ना, ये एक अलग रूप है। सेम सेंटिमेंट, सेम मेंटालिटी और सेम सेंस ऑफ जस्टिस का। बिल्कुल। तो ये मतलब ये सिक्खी में तो एक चीज़ ये भी आ जाती है ना कि आप अगर पुराने 1905 से पहले के गुरु नानक देव के अगर चित्र देखेंगे, तो उनमें आपको हमेशा दिखेगा कि गुरु नानक जी जो हैं वो तिलक लगा के हैं। या फिर गुरु गोविंद सिंह, वो तो माता काली के भक्त थे, उनसे पराखंड भक्त माता काली का शायद ही कौन रहा होगा। तो इनके जो गुरु नानक देव जी के तिलक के साथ फोटोज दिखते हैं। 1905 के बाद आप देखते हो तो सारे फोटोज वो जो जिसमें तिलक था सब गायब कर दिए गए, और एक नया नैरेटिव बनाया गया कि तिलक और जनेऊ दोनों से गुरु नानक देव को परहेज था, और उन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई की। दैट इज़ वाई सिक्स आर अगेंस्ट हिंदूज। चलो वो तो सारी बातें अलग हैं। हाँ, अभी हम वापस से बुक पे आते हैं, और बुक के कुछ मेरे को ऐसे पॉइंट्स बताओ जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जैसे मस्जिदों की बात आप कर रहे थे प्री शो, वहाँ पे बहुत सारी मस्जिद थी लेकिन किसी को टच नहीं किया। तो इस तरीके की कुछ और बातें हैं जो मेरे को बताओ, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये बात है कि अयोध्या में 70 से ज़्यादा मस्जिदें थी जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट चला था 92 में। पर एक भी मस्जिद पर खरोच तक नहीं आई। अगर आप दुनिया भर में कोई भी ऐसे क्रांति देखोगे, तो क्रांति के जो फुट सोल्जर्स होते हैं वो बह जाते हैं भावनाओं में, क्योंकि रैम्पेज पे चले जाते हैं। क्योंकि वो एक भाव होता है ना अंदर से कि हमारे साथ गलत हुआ है, कि 500 साल से हमारी 20-25 पीढ़ियाँ इस लड़ाई में लग चुकी है, कितना खून बहा दिया है हमने। अरे हमारे जो कार सेवक थे जो 90s में थे,
उन्हें मार के उनके शरीर को पत्थर बांध के सरयू में ढकेल दिया गया ताकि उनका शरीर तक नहीं मिले हमें अंतिम दाह संस्कार के लिए, कि उनका हमें बॉडी तक ना मिले। ऐसी जातियां हुई हैं। तो बह तो बहुत इजी होता, जस्टिफाइबल भी होता, पर नहीं बहे, एक खरोच तक नहीं आए किसी इसमें। तो उस भाव की भी एक ये है कि हम यहाँ किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। भले ही आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, पर हम वो नहीं करेंगे आपके साथ। हम यहाँ अपनी आस्था के लिए हैं, हम आपकी आस्था को गलत ठहराने के लिए नहीं है। और आप देखोगे कि दुनिया भर में जो भी रैम्पेज हुआ, जो भी क्रांति हुई, उसमें तो बह ही गए थे सारे फुट सोल्जर्स। फिर भी उसको जस्टिफाई किया जाता है कि वो जस्टिफाइबल था, इतना गुस्सा था, इतना इतनी एंगर, ये वो वगैरह वगैरह। वो इतना एग्जैजरेटेड है कि आजकल जो पॉपुलर कल्चर है, वेस्टर्न जो टीवी सीरीज होती हैं, फिल्म्स होते हैं, उसमें भी वो सीप्ड इन है। ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत ही फेमस एक सीरीज है, उसमें अगर आप अंत में देखोगे तो डेनारिस, हर एंटायर फैमिली वाज एक्सकम्युनिकेटेड। वो आ जाती है वापस किंग्स लैंडिंग, उसने बहुत सहा है वहाँ तक आने के लिए। वो भी तो रैम्पेज ही कर देती है पूरी किंग्स लैंडिंग, जहाँ पे बहुत ही सारे इनोसेंट लोग हैं, उनको भी मार देती है। तो वो एक सेंटिमेंट है दैट इट इज़ ओके, दैट इट इज़ जस्टिफाइबल फॉर द एंगर टू टेक अ बिगर स्टैंड। बट हम ऐसे नहीं हैं, और हम तब तक ही करते हैं जब तक हमारी इंटेंशन और हमारी एक भाव जो होते हैं। अगर आप देखोगे कि जब राम सेतु बन रही थी तो छोटी छोटी गिलहरियां भी थी ना, स्क्विरल्स, जो उनको हेल्प आउट कर रही थी ब्रिज नहीं, जो इसमें वो लौट जाती थी, मिट्टी में लौट जाती थी और जाके अपने आप को शिवर कर देती थी राम सेतु पे। तो वो किस भाव से थी वहाँ पे? वो इस भाव से नहीं थी कि हम सेतु बना रहे हैं, वो इस भाव से थी कि हम यहाँ पे सीता मैया को के लिए हैं, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, रावण ने कुछ गलत किया है, हम उसके खिलाफ हमारा ये क्रांति है। तो उनके मन में भी वो भाव सही था कि वो किसके लिए वहाँ पे थे। तो इट इज़ नॉट समथिंग मटीरियलिस्टिक फॉर अस। हमारे लिए वहाँ पे राम जन्मभूमि पे राम लल्ला की जो हम पुनर्प्रतिष्ठापन कर रहे हैं, वो एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट नहीं है। मंदिर एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक भाव है कि भगवान राम यहीं पे जन्मे थे, और उनकी वजह से उनकी जो कहानी है वो एक नींव बनी है एक ऐसी सोसाइटी की जहाँ पे परोपकार, सेवा, शक्ति की पूजा सब दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि वो प्रिजर्व हो, वो जो अच्छे भाव हैं, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है, वो प्रिजर्व हो। तो हमारे दिमाग में हमेशा से इंटेंशंस सही रहे हैं, हमारे शॉर्ट साइटेड इंटेंशंस नहीं रहे हैं। अगर उन गिलहरियों की इंटेंशंस ये थी कि हम यहाँ पे ब्रिज बनाने आए हैं, तो नहीं चलती ना ऐसी डेडिकेशन भी नहीं आती, ऐसी कंसिस्टेंसी भी नहीं आती। वो वहाँ पे एक गलत चीज़ को सही करने के लिए आए थे, सो दैट देयर इज़ धर्मा इन सोसाइटी। तो हमारे सारे जो लड़ाइयाँ रही हैं वो धर्म के नींव पे रही हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, ईगो और शोइंग समबडी डाउन और ऑपरेशन या कुछ भी। तो बट द सेम कैन नॉट बी सेड ऑन द अदर वे अराउंड। दुनिया भर में इतनी सारी जगह है, आपको मस्जिद बनाने के लिए हमारा ही राम मंदिर मिला, आपको ये सब बनाने के लिए हमारे ही तीर्थ स्थल मिले, आपको इतनी जगह है भारत में, इतनी खाली जगह है। जी, तो जो भी मतलब इस स्टेटमेंट के बाद जो भी सनातन को ऐसा कहते हैं कि बहुत ही जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, तो उनके बारे में एक ही बात बोलूँगा, यू नो नथिंग जॉन स्नो। यू नो नथिंग जॉन स्नो। तो गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जाम्पल आया तो ये डायलॉग तो बनता था। हाँ, तो रश्मि, आगे मेरे को आप कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स बताओ बुक से जो बिल्कुल भी डिस्कशन में है ही नहीं, कभी कोई ऐसी वारदात कोई हुई हो, मतलब नॉट जस्ट इन 92, उससे पहले कोई ऐसी बात हो। जैसे एक बार मेरे को थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि एक महिला थी और राम मंदिर के ऊपर जिन्होंने पूरा कलेश हुआ था उस समय, जो जंग हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फ़ाइन लगाया था, एक बहुत ज़बरदस्त फ़ाइन लगाया गया था, और एक महिला आई थी, उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया और उन्होंने पूरा फ़ाइन भर दिया। कुछ इस तरीके की बात मेरे को ध्यान में आ रही है, वेग सी
कुछ इस तरीके की बात आपने अपनी रिसर्च में पाई? गर्वित जी, ऐसे तो बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हमने पाई, पर हमारी गलती ये है ना कि हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अगर मैं लिख देती ना तो इट वुड बी 10 स्टेप्स बिहाइंड फॉर अस, क्योंकि हमें हर चीज़ का ना 100 प्रमाण देना पड़ता है, हर सच का 100 प्रमाण देना पड़ता है। और जो हमारे खिलाफ हैं वो हर झूठ का मतलब झूठ पे झूठ ही देते हैं, एक झूठ का 100 झूठ दे देते हैं वो। तो वो हमारी एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि कहीं पर भी वो पॉपुलर कल्चर में या कहीं पे भी किसी चीज़ की प्रमाण नहीं है, पर वो भाव है, लोगों में वो भाव है, इतना भाव है कि वो पीढ़ियों तक वो स्टोरी कैरी ऑन हुई है। तो मैंने इस बुक में ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी स्टोरीज़ को कैप्चर करने की कोशिश की है जिसके अभी के प्रमाण है। जैसे अब जब कलेक्शन हो रही थी राम जन्मभूमि की, ऐसी कहानियां हैं गर्वित जी। हाँ, वो कहानियां बताओ मुझे। आपका मतलब आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में सुन के। एक दो कहानियां सुनाओ। एक गोलगप्पे के ठेले वाला था जिसके पास मतलब जब राम जन्मभूमि की कलेक्शन चल रही थी तो जो सारे वॉलंटियर्स हर जगह गए, तो गोलगप्पे ठेले वाले के पास भी गए। उसने अपनी सारी कमाई उनको दे दी और वो रोना चालू कर दिया कि आप संडे आ जाओ, क्योंकि मेरी संडे वीकेंड को कमाई ज़्यादा होती है और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा दूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतना ही दूँ। आज तो सोमवार है, आज तो मेरी इतनी कमाई होती नहीं है, आप प्लीज़ वीकेंड आ जाओ। जिद पकड़ ली कि आप आओ, वीकेंड को आओ। और ये एक ऐसा इंसान है जिसकी मतलब हर रोज़ की कमाई होती है और वो पूरा उठा के दे रहा है। ये भाव आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? एक डेस्टिट्यूट औरत थी जो मतलब सड़क पे है, जिनका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, होमलेस है, एक तरह से रोड पे बैठी मिली। बहुत दुर्गति थी उनकी, बुढ़िया थी। उनके पास तो ये वॉलंटियर्स मतलब गए भी नहीं कि क्या मतलब उनसे क्या मांगे जाए। वो बुला रही है क्योंकि इनकी सब एक शर्ट थी और इनके हाथ में झंडे थे कि आप आओ, हमारे पास आओ। तो ये गए उनके पास कि माँ जी कैसे हो आप, क्या है? तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम राम मंदिर के लिए पैसे जुटा रहे हैं। उनके पास 20 रुपये थे, मात्र 20 रुपये। उन्होंने उठा के इनको दे दिया और इन्होंने तो मना कर दिया कि माता जी नहीं, आपने बोला कि आपको देने हैं पैसे, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो भगवान राम तक मतलब पहुंच चुकी है, पर आप ये रख लो, आप हमें मत दो ये। क्योंकि इनको भी उनकी दुर्गति दिख रही थी कि अरे हमने इनके 20 रुपये ले लिए तो मतलब क्या ही बचेगा इनके पास। उन्होंने वो जिद पे अड़ गई। तो इन कार्यकर्ताओं ने बोला कि माँ जी चलो ठीक है, हम 10 रुपये ले लेते हैं आपके पास, हम 20 नहीं लेंगे, हम 10 ले लेते हैं। फिर भी नहीं मानी। फिर उन्होंने बहाना बनाया कि हमारे पास सिर्फ 10 रुपये की पर्चियाँ हैं तो हम सिर्फ 10 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्चियाँ 10 की है, तो आप एक हो ना, सिर्फ आपके नाम का हम बना सकते हैं और एक नहीं बना सकते क्योंकि आप एक ही हो, 10 रुपये बनाएंगे हम। ऐसे थोड़ी बहाने बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला ये लो 10 रुपये मेरे नाम के और ये लो 10 रुपये मेरे मरे हुए बेटे के नाम पे। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी सारी 20 रुपये दे दी। मतलब ये भाव कहाँ दिखता है आपको? It's like heartbreaking, at the same time so pure, at the same time so moving कि आप दुनिया भर में देखते हो कि अमीर ही चैरिटी करते हैं कि बिल गेट्स फाउंडेशन ये वो, वहाँ पे जो मिडिल क्लास और गरीब होते हैं उनमें चैरिटी की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होती है। फंड रेजर्स, चैरिटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और यहाँ आप देखते हो कि गरीब से गरीब भी अगर किसी को तड़पता हुआ देखे तो अपने जो बचे कुचे सामान है उसमें से एक हिस्सा दे देगा जी। तो वो हमें कहाँ से मिला है? वो तो रामायण से ही तो मिला है, शबरी की कहानी से मिलती है, वो हमें मिलती है वो उन गिलहरियों की कहानी से कि आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप एक बहुत बड़े मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हो, कि आप भी इस दुनिया में अच्छाई कर सकते हो। इस बात के लिए आपको एम्पावर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास सब कुछ हो तभी आप किसी का भला करना हो, ऐसा नहीं है। आपके पास जो कुछ भी हो आप वहीं से शुरू कर सकते हो किसी की भलाई करना। तो टू हेल्प समबडी, परोपकार, सेवा, इसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है, इसके लिए बस भाव होना ज़रूरी है। और ये भाव रामायण हमें सिखाता है, भगवान राम हमें अपनी कहानी से सिखाते हैं, अपने त्याग से सिखाते हैं, सब कुछ। वो पूरी कहानी ही हमें मतलब वो इतिहास है, वो कहानी नहीं है। एक एक्चुअली चैप्टर है उस बुक में कि इतिहास
हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी, क्योंकि इतना प्रयास किया गया है इस पूरी हिस्ट्री को माइथोलॉजी बताने के लिए, क्या ही बताएं। इसके लिए भी मैंने इसमें पॉइंट्स किए हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल ये है, क्या कहते हैं, पॉइंट्स हैं। आपको राम सेतु दिखते हैं, सो इट इज़ एक्चुअली अ मैन मेड ब्रिज बिटवीन, देयर इज, इट इज़ संक एंड देयर इज़ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, इट वाज फाउंड। राम सेतु भी है। जहाँ पे जटायु गिरे थे वहाँ पे तो एक पूरा मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर है। तो पूरे भारत में आपको जगह जगह पे ऐसे चिन्ह मिलेंगे, रामायण के फिजिकल चिन्ह, आर्कियोलॉजिकल मिलेंगे। उसके ऊपर एक और लेयर है। हमारे यहाँ इतने सारे लोकगीत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। अब किसी भी कॉर्नर में जाओ भारत के, अगर वहाँ पे कोई एक भूमिका रही है महाभारत की, रामायण की, कि यहाँ से संजीवनी उठाई गई, या यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आए थे, या यहाँ पे जटायु गिरे थे, तो ऐसा जो 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 जगह होती है, वहाँ पे वहाँ के लोकगीत में उस प्रसंग को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और बहुत जनरेशन से पास डाउन ओरिजिनल लिटरेचर है, उस क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज में, उस लिपि में है। ऐसे कभी एक स्टोरी के बारे में हो सकता है क्या? एक मन गढ़ंत कहानी के बारे में ऐसे कुछ इतनी सीडिंग हो सकती है क्या? नहीं ना। हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं कि ओज़ीमैंडियस का एक कविता है, इट्स कॉल्ड ओज़ीमैंडियस, इट्स बाय पर्सी शेली बिशेल। इट्स इन इंग्लिश, काफ़ी फेमस है। सब लोग जो NCERT में, जिन्होंने भी CBSE की 10th करी है, उन्होंने पढ़ा होगा। इट्स अबाउट अ वेरी फेमस किंग। वो इतना फेमस था, इतना पावरफुल था, और उसने हर जगह अपनी स्टैचू लगा दी कि मुझे याद रखना, लोगों को मुझे याद रखना है, आफ्टर आई एम गॉन फॉरएवर, मुझे फॉरएवर लोग याद रखें। पर उसे कोई याद नहीं रखता है। इनफैक्ट वो कहानी ही ऐसी, वो पोएम ही ऐसे शुरू होती है कि डिज़र्ट में किसी का ये मिलता है, किसी स्टैचू का सर मिलता है डिज़र्ट में किसी ट्रैवलर को, और वो उस पर रेत डाल देता है कि ये क्या है, मतलब कबाड़ है, उस पर रेत ऐसे ये कर देता है कि ये तो मतलब आड़े आ जाएगा किसी का। ऑफ अ माइटी कॉन्करर वंस, याद ही नहीं है किसी को कि ये कौन था, क्या था, और जिनको भी ये मिल रहा है ना, ये सर उस पर रेत डाल रहा है कि ये तो कबाड़ है। तो हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं ना, जहाँ पे द पावर ऑफ टाइम इज़ सच दैट कि कहानियाँ ध्वस्त हो जाती है, किसी को कोई याद नहीं रखता है। बट रामायण एक ऐसी चीज़ रही है, और महाभारत भी, जो हमारे मतलब रूह में शामिल है, हमारे जनरेशन्स को मतलब ऐसे लगता है कि पैदाइशी से ही हम इसे जीते आए हैं। बच्चे को शुरुआत में सबसे पहली जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो रामायण महाभारत की होती हैं, वो उसमें आत्मा में उतर जाती है। पर ये एक ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो मात्र एक मन गढ़ंत कहानी हो, क्योंकि वो ऐसे हम में उतर चुकी है। दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड देयर आर मेनी लिंग्विस्टिक, अगर आप करोगे एनालिसिस, अगर आप आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस, तो सबसे अपैरेंट होता है कि आपको दिख रहा है कि है तो है। पर आप ये सारे, अगर आप एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करोगे ऑफ द ह्यूमन माइंड, ऑफ इट्स कैपेसिटी टू रिमेंबर समथिंग थ्रू टाइम, तो आप जानोगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सच में हुआ था, और इसका इतना प्रभाव रहा है यहाँ के लोगों पे कि वे कभी नहीं भूल पाएंगे, इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। भले ही वो किसी चीज़ को भी भूल लें, पर इस चीज़ को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जी। तो रश्मि, अभी रामायण की से सीख की बात चली, तो राम जी जो हैं, ही वॉज बॉर्न इन नॉर्थ, और नॉर्थ से उनका पदार्पण होता है साउथ की तरफ। आजकल नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, और रामायण से बढ़िया तो कोई पुस्तक हो ही नहीं सकती नॉर्थ और साउथ को उनके समागम के लिए। तो राम जी नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में जाते हैं, उनको उनका परम भक्त जो मिलता है हनुमान जी, वो साउथ में मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, हनुमान जी को के जो सबसे ज़्यादा उपासक हैं, सबसे अधिक उपासक हैं, जो उनकी सबसे अधिक पूजा करते हैं, वो आपको नॉर्थ में मिलेंगे। आपको नॉर्थ में मैक्सिमम लोगों के नाम बजरंग बली पे रखे हुए मिलेंगे, बजरंग पुनिया हो गए, या महावीर हो गए, या इसी तरीके से आपको हनुमान जी के भक्त नॉर्थ में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इसका उल्टा
साउथ में आप साउथ देखते हो में तो वहाँ पे राम के नाम पे बहुत ज्यादा नाम होते हैं। हाँ, रामचंद्र, वहाँ पे राम, हाँ, रघुनंदन। वहाँ पे राम के नाम पे सबसे ज्यादा नाम होते हैं। तो ये कहानी है, ये अपने आप में ही नॉर्थ साउथ को डिवाइड ना करके उनको जोड़ती है। हनुमान जी नॉर्थ में फेमस होते हैं, राम जी साउथ में फेमस होते हैं, जबकि ओरिजिन दोनों का उल्टा है। उल्टा है। जी तो जी। तो ये जो नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली बातें हैं जो हमें रामायण से मिलती हैं, वो आज के संदर्भ में कितनी व्यापक होनी चाहिए। जब आप ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड जो अभी 3 इलेक्शंस हारने के बाद शुरू हुआ है, उसके बेसिस पे आप क्या कहेंगे? गर्व जी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी सबसे, क्योंकि मैं भारत के दक्षिण से हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे शर्मनाक बातें कर रहे हैं और ऐसे डिविसिव एजेंडास को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब भी ये बात करते हैं तो मुझे बिशप कॉल्डवेल की याद आ जाती है। उसी की लाइनें तो ये लोग रिपीट कर रहे हैं। और आज आप किसी फिरंग, किसी इन्वेडर की बातों को साबित करने पे तुले हो और अपने देश को तोड़ने पे तुले हो जस्ट बिकॉज आपको किसी पॉलिटिकल पावर की लालच है। कितनी शर्मनाक बात है गर्वित जी, जबकि हमारी हेरिटेज इतनी रिच रही है, हमारी जो इनहेरिटेंस रही है इतनी रिच रही है, हमारी जो हिस्ट्री इतनी रिच रही है, तो आप क्यों किसी फिरंग के पीछे जाओगे, उसकी बातों को बातों का उसकी बातों का तुष्टीकरण करोगे आप अभी भी? क्योंकि बातें तो उसी ने गाड़े थे भारत में। बिशप कॉल्डवेल ने ही ये नॉर्थ साउथ वाला किया था, उसने ही लिंग्विस्टिक डिवाइड लाई थी। सबसे पहले तो वो तमिल इसमें से उसने शुरू किया था। तो आप उसको क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों? क्या ही मिल रहा है आपको उस बीते हुए ज़माने को दोहराने से जहाँ पे कोई आपका भला नहीं चाह रहा था? तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरे जो रीजन है, मेरी जो ये है, वहाँ से ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी मतलब चीज़ें चल रही हैं। रघुनंदन का तो कहानी ही रामायण ही तो ये है कि भारत एक है, भारत की जो सेक्रेड ज्योग्राफी है वो एक है, तो भारतवर्ष एक है। तो आज आप कहीं पे भी जाओ आपको वो चिन्ह मिलेगा। और जब भी हमने ये डिविसिव एजेंडास को ज़्यादा भाव दिया है तब धर्म पर प्रश्न उठाया गया है। अगर आप देखोगे कि दुनिया भर में जहाँ सबसे कम ह्यूमन राइट्स होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जुल्में होती हैं, वहाँ पे हिंदू बिल्कुल नहीं रहता। नॉर्थ कोरिया में कितने हिंदू हैं? 0। अफगानिस्तान में कितने हिंदू बचे? 0। जहाँ जहाँ अधर्म की जीत होती है और अधर्म की स्थापना होती है, वहाँ वहाँ हिंदू नहीं रह सकता है। और जहाँ जहाँ हिंदू रहा है वहाँ वहाँ धर्म की स्थापना हुई है। तो जब जब आप ऐसे अधार्मिक बातों को बढ़ाओगे, तब तक देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, तब तक देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ एवरीथिंग। और आज आप नॉर्थ साउथ की डिवाइड की बात कर रहे हो, किस बात पे आप कर रहे हो नॉर्थ साउथ की डिवाइड? इकोनॉमी पे कर रहे हो। इकोनॉमी पे करोगे तो ईस्ट वेस्ट डिवाइड के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, कि कैसे वेस्टर्न इंडिया इतनी तरक्की कर चुकी है और ईस्टर्न इंडिया अभी भी उस कॉलोनियल हैंगओवर में जूझ रहा है, क्योंकि कलकत्ता उससे कभी निकल नहीं पाई। एंड कलकत्ता के बढ़ने से ही तो बाकी सारे फिर सिटीज़ बढ़ेंगे ना, तो एक सिटी एंकर बन जाती है बाकी सिटीज़ के लिए। यहाँ पे मैं आपको मतलब एक बहुत पिविटल बात है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में अगर हम मुंबई और कैलकाटा को कंपेयर करें, मतलब मुंबई इज़ इन द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड कैलकाटा इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, तो मुंबई और कैलकाटा को अगर हम देखेंगे, उनकी इकोनॉमीज़ को देखेंगे, तो मुंबई बहुत नीचे था कलकत्ता के मुकाबले। कलकत्ता तब का मुंबई था। जो आज हम मुंबई को जिस तरीके से देखते हैं, तब हम कलकत्ता को उस तरीके से देखते थे। आज कलकत्ता कहाँ है? सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट पे आ गया है, जबकि बाकी सारे जो स्टेट्स सिटीज़ हैं वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न भाग में डबल डिजिट ग्रोथ है उनका। कैसे सींच लिया उन्होंने एक दूसरे को, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, फिर ऊपर से अहमदाबाद, सारे सिटीज़ ने एक दूसरे को सींच लिया, ऊपर खींच लिया एक दूसरे को, ऐसे मतलब साथ बढ़ रहे हैं। तो आप ईस्ट वेस्ट का डिवाइड करो ना और प्रश्न पूछो कि कलकत्ता ने क्या किया, कैसे बाकी सिटीज
को नहीं सींचा। अगर नॉट जस्ट कलकत्ता, पूरे वेस्ट बंगाल ने क्या किया, मतलब बंगाल तो अपने आप में एक फोर्स हुआ करता था ना। आज तक हम सुनते आ रहे हैं ये बातें कि बंगालीज जो आज करते हैं कल वो पूरा हिंदुस्तान करता है। तो इस तरीके की बातें हम हाँ, कहते बंगालियों थे की ना कि कलकत्ता में जो आज चल रहा है वो 10 साल बाद भारत में आएगा, बाकी हाँ, अब तो हम 100 साल आगे लगता है हम आ गए हैं। वही तो अब किस बेसिस पे नॉर्थ साउथ करो? इकोनॉमी पे तो ये है डिफरेंस कि ये एक भाग तो पूरा आगे बढ़ गया और एक की बदकिस्मती के दौरान बाकी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सिटीज़ का तो ऐसे ही तो डेवलपमेंट होता है कि एक सेंटर बन जाती है और उसके अराउंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ना चालू हो जाता है, फिर एक जब फुल हो जाती है तो बाकी जगह वो शिफ्ट होती है। अभी बैंगलोर से मैसूर शिफ्ट हो रहा है, मैसूर के तहत अभी हुबली, बेलगाम ये सब आ रहे हैं, तो अलग अलग सिटीज आ जाते हैं उस तहत। अभी मुंबई से पूरे शिफ्ट हुआ, पुणे बहुत बड़ा हो गया तो पुणे से आगे चल रहा है, बाकी आगे चल रहा है। अहमदाबाद में आप अहमदाबाद से आप देखो, बड़ौदा, सूरत देखो, तो एक दूसरे को सींच रहा है ना वहाँ पे। अगर कलकत्ता अपनी ग्रोथ रेट को बरकरार रखता और आगे बढ़ता तो पटना आगे बढ़ता, तो भुवनेश्वर आगे बढ़ता। तो आज हम इसकी बातें बैंगलोर और मुंबई की बातें नहीं करते, आज हम भुवनेश्वर, पटना, कलकत्ता की बात करते। तो इस डिवाइड की बात करो। बिल्कुल। अभी इसमें तो तत्व भी बनता है कि आपके पास इकोनॉमी में क्या है, तो इस बेसिस पे तो डिवाइड भी किया जा सकता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये एक अलग क्या कहते हैं, इस बेसिस पे तो बहुत बातें की जा सकती हैं। ये जो नॉर्थ साउथ का है ये बस एक प्रोपेगेंडा है जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे छोड़ा और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हीं के जो क्या कहते हैं, उन्हीं के जो सिपाही हैं जो मात्र दिखने में भारतीय हैं। देखिए पता नहीं ये हैंगओवर है या मतलब ये उस बात का जानबूझकर फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर खुद को अंग्रेज समझते हैं कि हम उनकी औलाद हैं और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो दरबारी कहते हैं हम तो दरबारी अभी भी कर रहे हैं फिरंगियों का यहाँ पर। ये नहीं जान पा रहे कि हम इस अलगाव की वजह से कभी ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो गर्वित जी, ऐसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म करते हैं ना, वो अमीर के बच्चे करते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि बाकी गरीब लोग उठें और उनको चैलेंज करें और उनकी हेजिमनी को चैलेंज करें। तो हम इसलिए आजकल ये वर्ड यूज़ करते हैं, लिमोजीन लिबरल्स और शैम्पेन सोशलिस्ट्स। जो लिमोजीन में जाते हैं पर लिबरल कहते हैं अपने आप को, और जो शैम्पेन पीते हैं फिर भी खुद को सोशलिस्ट कहते हैं। तो बात बस यही है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि ये अपनी परिवारवादी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमने तो इनहेरिट किया है ना इस भारत को ब्रिटिशर से, तो हम बस उस इनहेरिटेंस को रखें। कांग्रेस तो बेसिकली एक इनहेरिटेंस है, ब्रिटिश से उन्होंने उसको ऐसे इनहेरिट किया है, तो वो बस अपना इनहेरिटेंस रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आम जनता ऊपर उठे और उनको क्वेश्चन करे। तो वो वही तो इसीलिए तो अलगाव को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अलगाव बढ़ाते हैं और ऐसी जो पॉलिटिक्स खेलते हैं वो वही होते हैं जो डरते हैं चैलेंज से, जो डरते हैं कि कोई अपनी खुद की मेरिट से आके हमें चैलेंज ना कर दे। तो वो एक मुझे पैरेलल दिखा कि सबसे ज़्यादा सोशलिज्म तो अमीर करते हैं, अमीर के बच्चे करते हैं, क्योंकि वो अपना जगह छोड़ना नहीं चाहते। तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ साउथ डिवाइड तो वही खेलेंगे जिनको अपनी पोजीशन को लेके इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। अब ऐसे तो मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हार तो ऐसे थप्पड़ जैसा था ना, मुँह पे तमाचा लग गया उनका। तो अब कुछ तो बोलना पड़ेगा कि क्यों तमाचा पड़ा। तो बेचारे लोगों को ही विलिफाई कर रहे हैं कि आप गवार हो, आप ये हो, आप वो हो। तो कितना घिनौना है ये कि आप अपने लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। तो क्या आप उनकी मतलब आपको लोगों का इज्जत करना चाहिए ना। एक पॉलिटिशियन वो होता है जो लोगों की सेवा करने के लिए हो, पर आप अगर उन्हीं लोगों का तिरस्कार करोगे तो आप क्या ही पॉलिटिशियन हो। आप तो यहाँ पे आप अपनी सेवा के लिए हो ना, खुद की सेवा के लिए हो। तो आई थिंक हमारी पॉलिटिक्स ऐसे लोगों से सफ़र करती है जो अपनी सेवा के लिए आए हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, पीढ़ियों से कर रहे हैं, और उनसे ये सहा नहीं जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं आज ऊपर जो बाकियों की सेवा के लिए हैं और कर रहे हैं सेवा, और लोग उसे पहचान भी रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों का ही तिरस्कार चल रहा है। और मैं तो माफ़ी चाहूँगी क्योंकि वो दक्षिण से हैं कुछ लोग जो इस बात की तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो मैं तो उस बात की माफ़ी मांगना चाहूँगी। जी। तो रश्मि, इसमें मेरे को एक बात ये और जाननी है
कि कहा जाता है कि साउथ बेल्ट जो है वो अधिक लिटरेट है। मैं यहाँ पे एजुकेटेड नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिटरेट बोल रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा लिटरेट है। इसी वजह से वो ढंग से चुनती है, ढंग का बंदा चुनती है, और इसी कारण वहाँ पे कांग्रेस जीती, जो नैरेटिव ये बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण वहाँ पे कांग्रेस जीती, क्योंकि दक्षिण के लोग पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पे जो बात बताई नहीं जाती वो ये नहीं बताई जाती कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब 1947 में केरला की जो एजुकेशन थी, केरला में जितनी एजुकेशन थी वहाँ के ऑलमोस्ट 50%, मतलब 49.3 एग्जैक्ट है मेरे ख्याल, तो 49.3% लोग वहाँ के साक्षर थे, लिटरेट थे। और वहाँ से 49.3 से साक्षरता आपने 97-98% तक पहुँचा दी। अगर हम इसी को राजस्थान से कंपेयर करें तो मात्र 8% लोग साक्षर थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यही आज फिर वो 8% से 70% पे पहुंची। यही हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे भी सिंगल डिजिट में ही साक्षरता थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज वो 70% के पास पहुँच चुके हैं। तो 8% से 70% पहुँचाना बहुत बड़ी बात है इन कंपैरिजन टू 49 या 50% से 90%, 95%, 97% पे पहुंचाना। तो ये चीज़ बताना क्यों भूल जाते हैं लोग जब साक्षरता की बात आती है दक्षिण और उत्तर के संदर्भ में। मैं आपको एक सच बताती हूँ गर्वित जी, ये सिर्फ साक्षरता की बात नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की जो मेकअप है इसकी बात है। जब मुगल आए तो सबसे ज़्यादा संघर्ष किसने किया? रजवाड़ों ने किया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत जंग लड़ी गई, पंजाब राजस्थान में, हाँ, इधर से आए वो साउथ, टिप्पू सुल्तान वगैरह तो आए थे, हाँ, निज़ाम भी आ गए थे इतना, पर इतने संघर्ष तो नहीं थे। एटलीस्ट जहाँ से मैं हूँ, हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ एक रहा है, किसी ना किसी की एक क्या कहते हैं छाया रही है। सबसे ज़्यादा अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल देखोगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो कुछ नाम आपको दक्षिण से दिखेंगे, पर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखेंगे? उत्तर में ही दिखेंगे, उत्तर में ही दिखेंगे। तो यहाँ पे तो एक एक पीढ़ी गई है ना उस स्ट्रगल में। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे ब्रेड विनर्स की मौत हुई है उस आज़ादी को पाने में, उस स्वाधीनता को हासिल करने में उनकी जानें गई हैं। तो उन्होंने त्याग दिया है अपना एजुकेशन, उन्होंने त्यागा अपना परिवार, उन्होंने त्यागा अपना सब कुछ, ये करने के लिए कि भारत को अपनी स्वाधीनता मिले। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लड़े नहीं, हम भी लड़े हैं। नहीं, दक्षिण से बहुत बड़े वो निकले, बहुत ही बड़े निकले भी हैं, पर इतनी वो रैम्पेंट नहीं रही है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण आए थे ना, तो इन्वेजन तो वहीं से हुई थी। हमारे यहाँ तो समुद्र है दोनों तरफ, तो इतने इन्वेजन्स तो होते नहीं है समुद्र से। सारे इन्वेजन्स नॉर्थ से हुए हैं। तो वी हैव ऑलवेज हैड कंटिन्यूटी ऑफ फैमिली, कि वी हैड फादर फिगर्स इन आवर फैमिली, वी हैड क्या कहते हैं ज़मीन रही है, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोफेशन रहा है। ऐसे कभी कोई छोड़ के पूरा टाइम संघर्ष में रहे, ऐसा हुआ नहीं है। तो कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी रही है वहाँ पे। तो जब कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी रहेगी तो सोशल सिक्योरिटी तो आ ही जाएगी ना। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आप मतलब इतनी रिसोर्सेज रहेंगे कि वो खाए पिए और मतलब स्वस्थ रहे। तो जबकि उत्तर में आप देखोगे कि हर दिन लड़ाई है, क्योंकि मुगलों का ये तो मतलब क्या कहते हैं इन्वेजन और उनकी मतलब आप रियासत में हो नहीं, आप उनकी रियासत में हो तो आपको हर दिन जजिया भरना पड़ेगा। आपकी बेटियां, आपकी बहुओं को उठाया जा रहा है। आपका तो दिन ब दिन ये चल रहा है ना। परिवार को सिक्योरिटी पहले, पढ़ाई तो बहुत बाद में ना। तो आप अगर देखोगे हिस्टोरिकली भी ये चीजें रही हैं। इस बात के लिए आप दक्षिण वालों को विलिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज रहा है कि हम समुद्र से सराउंडेड है। उसके बावजूद भी हम आगे आके हमने लड़ाई करी है, हमने कंधा कंधा मिलाया है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, पर ज्यादातर जो आम पॉपुलेशन है उनको इस चीज की कभी नहीं पड़ी कि हम हर दिन ये देखें, हम हर दिन ये महसूस करें। तो संघर्ष की जो ये होती है ना, क्या कहती है, एक हिस्ट्री होती है ना, उससे उभरने में भी समय लग जाता है।
और जितना उभरा है राजस्थान, 8% से 70% से ऊपर आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक छोटे परसेंट से ऊपर उठने में बहुत इनर्शिया होती है। आप अगर एक कंफर्टेबल जोन में आ गए हो, 40-50% से उठना तो बहुत ईजी है। 40% मतलब या तो आपके पिता के पास या तो आपके पिता साक्षर है या तो आपकी माता साक्षर है, क्योंकि 50% है ना। 8% मतलब आपकी पूरी फैमिली में एक बंदा होगा। तो इम्पोर्टेंस का भी तो एक ज्ञान नहीं होता है ना। तो इनर्शिया बहुत रहती है उससे उभरने में, फिर भी उभरा, ये बहुत बड़ी बात है। 50% से 90 नहीं 100 जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि घर में ही एक बंदा होता है। जब पिता को पता है कि साक्षर होने का मतलब क्या है, महत्व क्या है, तो बच्चे तो निकलेंगे ही साक्षर। जबकि पूरे परिवार में किसी को इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, तब इनर्शिया की बात आती है, तब भी आप उठे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को एक पूरे साइकिल से देखना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को एक पूर्ण तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ये नैरेटिव का ही तो वॉर है ना गर्वित जी, की लोग चीज़ों को उसी नज़रिए से देखना चाहेंगे जिससे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। लोगों को आज ये कह के फ़ायदा मिल रहा है कि अरे साउथ वाले तो बहुत साक्षर हैं, वो बहुत आगे बढ़ गए और उत्तर वाले नहीं बढ़े, और उस पे उनको जो कन्वीनियंट लगता है एक दो चीज़ों को वो चुन लेते हैं, एक आध फैक्ट को 70 को 90 से कंपेयर कर लेते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट को कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने तो शुरुआत 8% से किया तो इन्होंने 40-50% से किया था शुरू। तो ये तो कभी नहीं करेंगे। हिस्ट्री कभी नहीं देखेंगे कि वहाँ तो परिवारें उजड़ गई थी, एवरी अदर फैमिली उजड़ गई थी। यहाँ पे तो फैमिली उजड़ी है, पर एवरी अदर फैमिली तो नहीं उजड़ी है। बिल्कुल वही मेरा पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि जब मैं इस डिवाइड को देखता हूँ, मेरे को एक बहुत लॉजिकलेस डिवाइड लगता है कि यहाँ पे आप साक्षर। और हाँ, दूसरी बात, अभी एक नया जाइब चलता है, जो अभी कल भी उस जाइब का प्रयोग हुआ कि गौमूत्र प्रदेश। अब मैं जितना देखता हूँ, मुझे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों स्थानों पर हर एक हिंदू गाय को मान्यता देता हुआ दिखाई देता है। चाहे साउथ हो, वहाँ पे भी मुझे बहुत लोग दिखते हैं जो गाय को मान्यता देते हैं, वेस्ट हो, ईस्ट हो या नॉर्थ हो। तो ये गौमूत्र स्टेट और ये डिस्टिंग्विश का क्या अर्थ है, जब हर जगह ही गाय को उतनी ही महत्व मिल रही है? तो ये बस एक नैरेटिव है जो वापस एक नया अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ वाले अभी भी मतलब गवार हैं और साउथ वाले उससे निकल चुके हैं। वो एक नया क्या कहते हैं कहानी है जो गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिशप कार्लवेल ने तमिल वाला गाड़ा था, जैसे लैंग्वेज वाला गाड़ा था। उससे पहले तो लैंग्वेज एक मात्र फीचर था, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक था, ना कोई एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का केंद्र था। अब ये गौ को भी एक क्या कहते हैं पॉलिटिक्स का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे परिवार में गौशाला रहा है, हम तो दक्षिण से हैं, उडुपी में रहते हैं, 1000 सालों से हमारे परिवार में गौशाला रहा है, गौ की पूजा होती है, गौ पूजा हम करते हैं दिवाली के समय में। गौमूत्र की भी ये है क्या कहते हैं महत्व है। और हमारे यहाँ तो आंगनों को जब भी हमारे यहाँ गोबर से लेपते हैं, और जब यहाँ पे भी सेम है पूरे। रादर ये बात तो मेरे को पूरे भारत में सेम लगती है कि आंगन हमेशा गोबर से ही लीपा जाएगा। और घर में अगर किसी की मृत्यु हो या किसी का जन्म हो तो शुद्धिकरण तो उसी से होता है कि आप मतलब इट हैज़ एंटीसेप्टिक क्वालिटीज एज वेल, और वो उसका महत्व भी है। और गाय के बिना तो नहीं चलता हमारा ये धर्म, तो नहीं चलता। तो इसमें तो कोई अलगाव है नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि मंदिरें बहुत बची थी दक्षिण में, तो हमारे यहाँ गौ पूजा कुछ ज़्यादा ही होता है उत्तर के कंपैरिजन में। तो अगर आप इसको पॉलिटिकली और फैक्चुअली अगर आप ये जाइब मारोगे तो हम पे मारना चाहिए, क्योंकि सच में तो हमारे यहाँ ये ज़्यादा प्रिजर्व्ड और ज़्यादा आपको कॉमन प्लेस लगेगा कि गायों को हमने तिलक लगा दिया और उनको हम वो लगाते हैं, चंदन का ये लगाते हैं कि कोई उसको नहला रहा है, कि उसको कोई माला पहना रहा है, कोई उसको लेके जा रहा है इधर उधर, वो तो ज़्यादा दिखेगा हमारे यहाँ आपको। तो सच में तो जाइब हम पे, पर यार ये जाइब्स के कोई महत्व तो नहीं बचे ना। ये सब एक नैरेटिव होती है अलगाव को बढ़ाने के लिए, किसी को डिमीन करने के लिए।
और गौ एक ऐसी पॉइंट बन गई है ना, गौमूत्र एक ऐसी पॉइंट बन गई है जो एक विलिफिकेशन के लिए आसान हो गया है कि आप किसी पशु की ये इसको यूरिन को पी रहे हो करके, जबकि इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज को अमेरिकन ने पेटेंट कर दिया है ऑलरेडी। तो वो तो अपना अलग चला रहे हैं, पर वो हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं हमारी ही चीज़ों को डिजोन करने का। टर्मरिक का वो अभी चल रहा है ना, पूरा बैटल चल रहा है, क्योंकि वो पेटेंट करके उस पर पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि वो हमारा है, हमने इसे जाना है बहुत पहले से। यार आप मेरे को एक बात बताओ, टर्मरिक की आपने बात करी, जब हल्दी में कोई टेस्ट है? नहीं है। हल्दी कोई मसाले की तरह यूज होता है कि उससे टेस्ट एनहेंस हो जाएगा? नहीं है। हम उसको मात्र इसलिए डालते थे, मतलब जो हमारी माँ बताती हैं वो तो इसलिए डालते थे, हम तो कलर करने के लिए डाल रहे हैं। जो उनको सिखाया कि इसमें रंग अच्छा आ जाएगा, पीला रंग आ जाएगा। रंग का क्या महत्व है? रंग का कोई लेना देना थोड़ी है कि रंग अच्छा आ जाएगा। मुद्दा ये है कि उसकी मेडिसिनल क्वालिटीज इतनी हैं कि उसकी एंटीबायोटिक चीज़ें इतनी हैं कि उसको हमने अपना आहार ही बना दिया। सही कह रहे हो आप। पर देखिए पाश्चात्य के लोग तो यही चाहेंगे ना कि वो पैसा छापे हमारे इन्वेंशंस के तौर पे, तो वो तो यही चाहेंगे कि हम उससे रिट्रीट कर दें ताकि वो उसे कैप्चर कर ले। वही तो उन्होंने किया, हम अपनी चीज़ों से रिट्रीट जैसे करते रहे वो कैप्चर करते रहे। योगा को उन्होंने कैसे कैप्चर कर लिया है अभी। इनफैक्ट योगा हिंदू है ये तो कहने नहीं देते हैं। हाँ, योगा क्रिश्चियन योगा शुरू कर दिया है उन्होंने। योगा का अलग अलग पेटेंट निकल रहा है। जैसे हम टर्मरिक से रिट्रीट करेंगे कि ये तो क्या है, मतलब पीला कर देता है, इसे तो हम नहीं यूज़ करेंगे, ये दांतों को स्टेन कर देता है, ऐसे सब चीज़ें मैं सुन चुकी हूँ। तो वो उस पर कब्जा कर देंगे। जिस दिन हम गौमूत्र से रिट्रीट कर देंगे, कर चुके हैं, उन्होंने पेटेंट भी कर लिया है, और जितना हम उसको विलिफाई और नकारेंगे उतना ये हो जाएगा। इनफैक्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब रिकवरी होती है, गौमूत्र इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग बाय एवरी ऑन्कोलॉजिस्ट जिसने भी अंग्रेजी भी पढ़ाई करी है, अंग्रेजी मेडिसिन की। इट इज़ अ वेरी हाईली recommended therapy after chemotherapy. You're expected to take that to flush out the toxins of chemotherapy from your body. हर दिन आपको सुबह पीने के लिए कहते हैं, so that the toxins of chemotherapy की आपकी बॉडी में टॉक्सिन जनरेशन होती है वो बाहर निकले. इनफैक्ट आई हैव हैड कैंसर पेशेंट्स इन my extended family circles, एंड उनको बताया जाता था, और हमारे इससे ही जाता था, गौशाला से ही जाता है, आज भी जाती है। कैंसर पेशेंट्स जो भी हैं वे आते हैं और उनके लिए हर दिन सुबह जाती है। एंड दिस इज व्हाट वेस्टर्न डॉक्टर्स आर सेइंग, एनीबडी कैन कम वेरीफाई दिस फैक्ट। एंड दिस इज हैपनिंग इन साउथ, दिस इज हैपनिंग इन उडुपी। मैं उडुपी से हूँ, तो गौमूत्र जैब जो भी यूज कर रहे हैं दे कैन कम टेक इट अप। पूरे देखो, जब कोई इस्लामिस्ट इस जाइब को मारता है तो वो पूरे भारत के लिए मारता है ना। उससे हमें इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि ठीक है यार तुम्हारा तो काम है और हम तुम्हारे ऊपर मारने पे आए तो फिर तो हम क्या क्या मार दें। लेकिन जब कोई एक रीजन का व्यक्ति जो खुद एक हिंदू है वो इस तरीके के जाइब दूसरे रीजन पे मारता है, तब दिक्कत होती है कि भाई तेरे को हम बोले भी तो क्या बोले, तू तो भाई है ना। तो वो वाली बात आ जाती है। और जो आपके मन में है कि नहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड आपके मन में है ना, हमारे मन में तो नहीं है ना। हमारे लिए तो नॉर्थ वाला भी उतना ही भाई मेरा जितना साउथ वाला है। तो वो वाली गेम फिर हम ये समझते हैं कि यार अब इसको बोले क्या, इसको कैसे समझाए, हाँ। जी, वो कहते हैं ना कि आप अगर सोने की मतलब यू प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप, कि आप ऐसे दर्शा रहे हो कि आप सो रहे हो, तो कोई आपको जगा नहीं सकता। सच में सोए हुए हो तो कोई तो जगा सकता है आपको। सो ये भी बात हो जाती है कि एक अलगाव, एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया जा रहा है अलगाव पैदा करने की। लोगों ने किया तो भारत जोड़ो यात्रा, पर उनको राम जैसे करना चाहिए था ना, सच में भारत को जोड़ देना चाहिए था। क्या कर रहे हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड करके? एग्जैक्टली, मतलब तोड़ ही तो रहे हैं भारत को। बिल्कुल। सो नाम मात्र में जोड़ो पर काम से तोड़ो। तो यही चल रहा है, ये निरंतर चला आ रहा है। और कभी कभी हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम अपने ही लोगों को क्या समझाएं, कि हम क्या ही समझाएं इन्हें कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ही हमारे एंसेस्टर्स सिमिलर रहे हैं, पर आज किसी और फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। हम उन्हें भी क्या बोलें कि आपके दादा पर दादा पे क्या जुल्में हुई थी कि आप आज दे वो फोर्सफुली कन्वर्टेड, उन्होंने ये सब सहा है, फिर भी आज आप उस फिलॉसफी को ऐसे जकड़ लेते हो जैसे कि यही आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग है।
तो यू हैव वो स्टॉकहोम सिंड्रोम भी होती है कि आप अपने ऑप्रेसर को एक पॉइंट के बाद साइकोलॉजिकली फैंटेसाइज करने लग जाते हो कि यही महत्व है, यही सही है। तो ये भी चलता है ह्यूमन साइकोलॉजी की। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो हाँ, अब इसमें मैं 1-2 पॉइंट्स और आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को क्रिएट करने में ईवीआर पेरियार का क्या महत्व रहा है, और दूसरा पॉइंट ये कि नॉर्थ और साउथ का ही डिवाइड क्यों हुआ। मतलब भारत में नॉर्थ इंडिया है, अब बिहार को भी नॉर्थ इंडिया बोल दिया जाता है जबकि बिहार ईस्ट में आता है, या बंगाल को भी नॉर्थ इंडिया बोल दिया जाता है जब वो ईस्ट में आता है। तो ये नॉर्थ कैसे हुआ? मतलब लॉजिकली तो वो ईस्ट है ना, या गुजरात भी आप नॉर्थ बोलते हो, गुजरात तो उससे ज़्यादा वेस्ट क्या हो सकता है। तो ईस्ट और वेस्ट और कहाँ गए, नॉर्थ साउथ ही क्यों हैं? ये क्या लॉजिक है? क्योंकि जिस दिन ईस्ट वेस्ट कर दिया तो आपको बताना पड़ेगा ना कि वेस्ट क्यों इतना प्रॉस्परस है और ईस्ट नहीं है। तो पूरी सोशलिज्म की इनकी जो पूंजी है तो गिर जाएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो कलकत्ता है। तो आपको तो फिर सच में आंसर्स देने पड़ेंगे ना। और पेरियार का क्या रोल रहा है इस पूरे दक्षिण उत्तर के डिवाइड में? देखिए, पेरियार का मुझे ऐसे लगता है कि आप शीला आर्मुगम नावलर को जानते हो। तो हमारे पास ऐसे ऐसे आइकन्स रहे हैं जिन्होंने सच में अच्छा काम किया है। पर पेरियार एक ऐसे लोग हैं जिनके पास पूंजी किसी बात की नहीं है, पर इनको मेन स्ट्रीम नैरेटिव में लाया जाता है ज़बरदस्ती, हर जगह घुसाया जाता है, बी इट पॉपुलर कल्चर, मीडिया, बी इट एनीथिंग एट ऑल। इनको हीरो वर्शिप किया जाता है और ये एक तरह से पॉपुलर नैरेटिव में आ जाता है। सो आई फील दैट पेरियार इज समबडी हु वाज एम्प्लीफाइड। गलती एम्प्लीफिकेशन की है, उसके विचारों की बिल्कुल नहीं है। उसके विचार तो ऐसे हैं कि कोई मतलब उसकी अगर आप व्यक्तिगत जीवन को देखोगे, जिनको उन्होंने अपना बेटी माना, उन्हीं से उन्होंने विवाह किया। मैं ही अपना दामाद हूँ, मैं ही अपना ससुर हूँ, मैं ही इनका बाप हूँ और मैं ही इनका पति हूँ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो अगर आप उनकी बातों में झांकोगे, उनकी जिंदगी में झांकोगे, तो आपको कोई ऐसा तत्व नहीं मिलेगा जिसको आप मतलब कोई भी महत्व दो, और आप नहीं चाहोगे कि आपके परिवार में ऐसा हो। आप कितना भी नॉर्थ साउथ डिवाइड वाले हो, आप नहीं चाहोगे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, या आपकी बहन के साथ ऐसा हो, या आपकी माता के साथ ऐसा हो। आप कभी नहीं चाहोगे, पर फिर भी ऐसे लोगों को पुश किया जाता है क्योंकि इन्हें डिलिबरेटली मेन स्ट्रीम नैरेटिव में लाया जाता है। और इसका तो इंटरेस्ट हमेशा वेस्ट का रहा है। वेस्ट हैज़ ऑलवेज हैड इट्स इंटरेस्ट इन कीपिंग इंडिया एम्पावरिश्ड बिहाइंड पीपल विद नो आइडियाज एंड नो इमेजिनेशन फॉर भारत। तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स को क्यों आगे बढ़ाए जिनकी आइडिया ऑफ भारत वॉज नॉट द वन ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट द वन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि जब तक भारत पीछे रहेगा तब तक ही जो वेस्ट है वो आगे रहेगा। जिस दिन हम आगे आ गए वो पीछे पड़ जाएंगे। तो यही तो बात है। इसीलिए उन्होंने डिलिबरेटली एम्पलीफाई और प्लेटफॉर्म किया ऐसे किरदारों को भारत में जिनके मन में भारत के प्रति कोई भाव नहीं था और जो भारत से बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे। एंड हु आर मैवरिक्स इन मेनी वेज। गर्वित जी, आप जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन देखते हो, अभी पैलेस्टीन भी हो रहा है, तो यहाँ पे जिन्हें हीरो माना जाता है, दे आर ऑल साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड, डिरेंज्ड, कंप्लीटली मैड। अगर वो नॉर्मल सोसाइटी में होते तो उन्हें जेल किया जाता। सो इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज पीपल हु आर साइकोलॉजिकली डिरेंज्ड दे थ्राइव। ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल मानसिक स्थिति जिनकी पूरे परवर्ट्स हैं, पूरे मतलब पता नहीं क्या हैं, वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट स्थिति में थ्राइव करते हैं। इन पैलेस्टीन वन ऑफ द एक्चुअल पीपल ही क्रशेस द हेड्स ऑफ द बेबीज। उसे ये बनाया गया है, क्या कहते हैं, पराया बनाया गया है। सिमिलरली वी वर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ टेरिबल सिचुएशन। जब जब ये ब्रिटिशर निकले तो वी वर लेफ्ट विद द बेगिंग बोल। हम इतने इम्पावरिश थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, मौत की कगार पे ही थे। तो ऑल दीज कैरेक्टर्स हु आर साइकोलॉजिकली डिरेंज्ड, इफ यू मैरी योर डॉटर यू आर साइकोलॉजिकली डिरेंज्ड, आई विल टेल यू दिस।
ये किरदार थ्राइव हुए, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, वी वर नॉट इन वॉर, बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर, इट वॉज अ वॉर टू सर्वाइव। इससे बड़ा जंग क्या होता है जब आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास ना खाना है, ना रोजगार है, ना कुछ है, आपसे 45 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ से लूट लिया गया है, सारे रिसोर्सेज मतलब खाली किए गए हैं, तो इट इज़ अ बैटल टू सर्वाइव, सो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। बैटल टू सर्वाइव में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं वो ये भी है कि भाई जब नेहरू का समय था शुरुआत में, एवरेज एज थी हमारी 21-22 साल, 21-22 साल की एवरेज एज आती थी। अभी जो हम एवरेज एज की बात करते हैं 50-60 साल की बात करते हैं, वो 21-22 ईयर्स थी बस। तो अब आप इससे ज़्यादा समझ लो कि भाई कितना ही सर्वाइव करते होंगे लोग। इसका अर्थ ये है कि इन्फेंट्स बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते थे। वही तो, वी वर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, हम एक जंग की स्थिति में थे, जंग थी बचने का और सरवाइव करने का। तो उस स्थिति में जो भी थ्राइव किए, जो भी हमारे आइकन्स बने, ये सारे बहुत ही डिरेंज्ड लोग थे। एंड ये आप अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन को फॉलो करोगे जहाँ बहुत बुरी स्थिति से फैमिन आया हो, या वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति की जंग रही हो, या कोई भी वॉर, बीट वॉर, फैमाइन, ड्राउट, कहाँ पे भी मतलब इतनी बुरी स्थिति कि मतलब यहाँ पे कोई भी अब मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, वहीं पे द पीपल हु थ्राइव एंड हु बिकम आइकन्स आर एब्सोल्युटली deranged in their head. एंड वो उनके लिए एक ये बन जाती है, मतलब आप अगर आम सोसाइटी में रहोगे तो उनको जेल होती, उनको आप बोल देते कि साइकोलॉजिकली अनस्टेबल एंड क्रेजी. So I think we've had our fair share of such people who thrived in the post-independence era when India was just सर्वाइविंग, कि मतलब कगार पे है, मौत के कगार पे हैं, बट वी आर गेटिंग बेटर. हाँ, तो मतलब अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, ये सर्वाइवल की जब बात आ रही है, तो 1947 से 1991 तक हमारी इकॉनमी बहुत ही घटिया थी. मतलब 1991 में जाके नेहरूवियन सोशलिज्म का अंत होता है, तब तक नेहरूवियन सोशलिज्म चल रहा था, और उस वक्त तक भारत जो था वो कुछ 1.5%, 2%, 1% की ग्रोथ रेट से बढ़ता था. और इसको विदेशों में हिंदू इकोनॉमी बोला जाता था, इसे हिंदू इकोनॉमी बोला काओ इकोनॉमी या हिंदू इकोनॉमी बोला जाता था. वो 2% से बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते. अभी तो इकोनॉमी अगर हम देखें तो वो 8% पे है. हाँ, 8% पे, और वो बूम कर रही है, मतलब हर तरीके से हम बढ़ रहे हैं. अब उनको लग रहा है कि यार ये कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब ये तो हिंदू इकोनॉमी था, ये तो काओ इकोनॉमी था, 2% से बढ़ने वाले लोग, तो ये ऐसा कैसे कर पाए. वो वहाँ पे चले गए ना, अब 3-4% पे आ गए हैं पोस्ट कोविड एरा में. हाँ, तो पोस्ट कोविड एरा में तो 3-4% पे वो पहुँच गए हैं. तो हम तो ठीक है 8.4 से हम आ गए हैं नीचे, थोड़ा 1-8% का ही हमारा ये हुआ है क्या डिक्रीज, पर उनकी तरह हम गिरे तो नहीं है, और हम खड़े हैं. तो अब तो और करेंगे, और जो और रहे हैं उनको और प्रोजेक्ट करेंगे. अब जब लोगों को पेरियार की सच्चाई पता चल रहा है, लोगों को और क्या कहते हैं आइकन्स मिल रहे हैं, जैसे आर्मुगन आवलर मिल रहे हैं, ऐसे और उनको लोगों को आइकन्स मिल रहे हैं. वेस्ट इस बात की डिलिबरेट अटेम्प्ट कर रहा है कि दे रीइंफोर्स द सेम साइकोटिक पीपल फ्रॉम द पास्ट हु आर बैड फॉर भारत, ताकि हम फिर से उस हैंगओवर में आ जाए और सेल्फ हार्म के पथ पे वापस निकल पड़े कि हम तो अपनी बर्बादी. हाँ, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी देखो पेरियार के कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी फिल्में बनती हैं साउथ में अगर हम बात करें, और पॉलिटिक्स तो पूरी उसी के कॉन्सेप्ट पे होती है, द्राविड और आर्य वाले कॉन्सेप्ट पे, जबकि इससे बड़ा रबिश कुछ है नहीं पूरे देश में. आर्य और द्राविड के जितना रबिश कुछ नहीं है. इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है. आप दो ना हार्ड फैक्ट एविडेंस दो. आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड. क्या है आपके पास 4 पन्नों के अलावा जो आपने बनाया है, इसके अलावा आपके पास क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? आपके पास क्या एविडेंस है कि देयर वाज एन आर्यन इन्वेजन? नो, एंड इट वाज डिसप्रूव्ड
when older relics were found buried in archaeological excavations and they were carbon dated. It went beyond a period कि यहाँ पे तो थे हम लोग, हमने ये सब तो कर ही दिया था तब तक, जबकि आप बोल रहे हो कि आर्यंस इन्वेडेड दिस सबकॉन्टिनेंट एंड सबजुगेटेड अदर पीपल. राखी गढ़ी का देख लो या फिर आप और कोई देख लो, तो मतलब वो राखी गढ़ी में तो सब कुछ यही निकल के आया ना कि भाई ये तो हड़प्पा टाइम से सेम ही चल रहा है, सेम ही सारी वो है. तो वो लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आर्यन इन्वेजन थियरी बेशक गलत बोल रहे हैं ना. नहीं, आर्यन इन्वेजन हो सकता है ना हुआ हो, पर आर्यन माइग्रेशन हुआ था. फिर अब वो आर्यन माइग्रेशन से आके आ जाएंगे कि आर्यन मार्केट में आए थे, इनका ये कुछ भी अलग कुछ भी प्रकट हुए थे. हाँ, प्रकट हो गए थे यहीं पे. ऐसा एक दिन प्रकट हो गए और उन्होंने द्रविडियंस को मारा. हाँ. तब तक वो पहुंच जाएंगे क्योंकि उनको मतलब वो कहते हैं ना कि हार गए फिर भी नाक सीधी, वो कुछ तो है ना ऐसे कुछ, डूब गई फिर भी नाक सीधी आपकी, रस्सी जल गई बल नहीं गया. हाँ, रस्सी जल गई बल नहीं गया. तो यही बात हुई और वो तब तक रीइंफोर्स करते रहेंगे. इसीलिए ना जब भी एक झूठ बोला जाता है हमें 100 सच बोलने चाहिए. हम ये करते नहीं, हम कहते हैं यार ये तो पागल है, ये तो कहता रहेगा, हमें पता है सच क्या है. नहीं, ऐसे नैरेटिव नहीं बनते हैं. हमें बोलने की ज़रूरत है. इसीलिए मैंने पुस्तक लिखे, मैंने एक पुस्तक लिखा, मैंने दूसरा पुस्तक लिखा. इसीलिए लिखा क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे, हम बातें नहीं करेंगे, तो वो रीइंफोर्स हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में आ जाएगा. भले हमारे आपके में ना आए, हमारे अगले जनरेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये बचेगा नहीं ना ये बात. हम तो चुप बैठ गए कि हमें पता है कि क्या हुआ था, पर ऐसे थोड़ी चलती है सोसाइटी, ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी चलती है, सबकॉन्शियस ऐसे थोड़ी चलता है. और इतिहास गवाह है. बिल्कुल. अभी ये आपने ये बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रादर ये कि हमें बोलना चाहिए. अभी आप नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात देख रहे हैं. अभी जैसे ही इलेक्शन हारे अगले दिन से नॉर्थ साउथ डिवाइड की बातें होनी शुरू हो गई. और इसमें चाहे आप रामचंद्र गुहा को देख लो, वो भाई साहब बीच में आ गए कि एज अ हिस्टोरियन वो बीच में आ गए कि 1964 में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो मैटर करता है. जर्नलिस्ट सागरिका घोष ने बड़ा एक आर्टिकल लिखा कि मतलब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है नॉर्थ साउथ डिवाइड, इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया, ऑपेड लिखा एक. और जर्नलिस्ट को देख लो, इतिहासकारों को देख लो, या फिर सोशल मीडिया के ट्रोल्स को देख लो, या फिर पॉलिटिशियंस को देख लो जो बड़े फिगर्स हैं, सब कोई इस नैरेटिव में हिस्सा ले रहे हैं और बार बार एक ही चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं. एक ही चीज़ हर तरीके से आ रही है. चाहे फिर इसमें इवेंचुअली क्या हो सकता है कि कोई बुक आ जाएगी, उस बुक के आधार पे कोई फिल्म आ जाएगी और ये रीइंफोर्समेंट इसी तरीके से चलेगा. तो बुक लिखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहले बुक आएगी, वहाँ से लोगों को संज्ञान मिलेगा, वहाँ से लोग फिर रिसर्च करेंगे और उसके बाद जाके फिल्में बनेंगी और वो फिर जनमानस तक पहुँचेंगी. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो इधर के हमारी तरफ के लोग हमेशा भूल जाते थे कि अरे पुस्तक भी लिखनी है. तो ये अगर आप कर रहे हो तो ये सबसे जो मिसिंग लिंक था ये वही है. दैट इज़ वाई बुक्स आर इम्पॉर्टेंट. और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं उनकी बुक्स जो हैं वो एटलीस्ट बहुत अच्छा करें, वो टॉप सेलर्स में आएँ, ताकि उनको दिक्कत ये ना हो कि यार हमें अच्छा प्रकाशन नहीं मिल रहा है. करेक्ट. और देखिए हमारे साइड में पुस्तकें लिखी गई हैं, बट ठीक है कि बहुत वरिष्ठ लोगों ने लिखा, काफ़ी ओल्डर जनरेशन ने लिखा, तो वो यंग जनरेशन के साथ फिट नहीं आ रहा है. तो हम लिख रहे हैं, हम तो 25 साल के हैं, तो वी आर राइटिंग इन अ मोर कंटेम्प्रेरी फैशन जो सबके लिए डाइजेस्टेबल हो, जो बहुत ही ईजी हो, जो फैक्ट्स को आगे लाए फ्रॉम इन अ वेरी ईजी सेंस. तो और हम तो इसमें से कोई फ़ायदा भी नहीं लेना चाहते हैं. फर्स्ट बुक की तो सारे हमने प्रोसीड्स डोनेट कर दिए, सेकंड बुक के भी हम कर रहे हैं राम मंदिर को डोनेट. तो इससे तो समाज का ही काम हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि किसी की तरक्की हो रही है इससे. कोई अपनी पर्सनल एजेंडा से ये सब चला रहा है. तो आई वुड वांट कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें. हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को अगर कोई आपका मित्र कहे कि अरे आप ये बहुत गलत था जो बाबरी ढांचा के साथ हुआ, वो बहुत गलत था, तो आप
चुप ना हो जाओ कि मुझे पता है कि वो गलत नहीं था पर मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है बताने का, पर आपके पास 100 पॉइंटें हो जिससे आप फैक्चुअली उसको काउंटर कर सकते हो, जिससे उसको भी लगे कि हाँ मैंने तो गलत बोल दिया, जबकि उसके मन में वो भाव हो रहे कि ये ऐसा नहीं था, शायद गलत था, पर आपके पास 100 फैक्ट्स हो उसको काउंटर करने के। और ये कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत आम चीज़ें हैं, एक बार आपने जान लिया तो आप मतलब इसको वो आपके साथ स्टे कर देती है और आप लोगों को बताना चालू कर देते हो सबकॉन्शियसली। और जब ये बात पहुंच जाती है ना बहुत लोगों के पास, फिर वो पूरी मानसिकता बनती है कि ये ऐसा क्यों था, क्योंकि जो नैरेटिव है राम जन्मभूमि को लेके वो तो बस भाबरी ढांचे के घिरने से है। हाँ। उस दिन से नहीं है जिस दिन राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर था उसको गिराया था, उस दिन से तो कहीं शुरू नहीं होता है। बात वही है ना कि लोगों को लगता है कि 90s में एक आंदोलन शुरू हुआ, बीजेपी उस आंदोलन को लेके आई, उससे उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, इसलिए ये बहुत गंदा वो है, जबकि उनको ये नहीं पता 500 साल से यही कर रहे हैं हम लोग। और ये 2 साल का हिस्ट्री तो कुछ नहीं है उसके सामने, तो ये एक 500 साल की लड़ाई, तो ये एक पूरा दौरा है। मैं तो चाहूंगी कि लोग जाने ये, लोग जाने कि जब लोगों को बताया जाता है कि इनफैक्ट रोमिला थापर ने ये लिखा था रोमिला थापर ने ये लिखा था कि द रामायण इज अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 फार्मिंग कम्युनिटीज। 2 फार्मिंग कम्युनिटीज? हाँ, कि कुछ कौन ऐसे सी 2 फार्मिंग कम्युनिटीज? ऐसे ही 2, मतलब हवा में बोल दिया कि दो ऐसे कम्युनिटी थे कि मेरी ये जमीन है, तेरी वो जमीन है। तो एक जमीन का जमींदार रावण था, दूसरे जमीन के जमींदार भगवान राम थे। तो सीता जी उनकी राम जी की पत्नी थी और राम जी को रावण जी को उनसे ये था, 2 फार्मिंग कम्युनिटीज थी। तो उसको हमने मन में इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि हमने उसका रामायण बना दिया। ऐसे लिखा है उन्होंने, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के, कुछ भी ऐसे उन्होंने लिखा है दैट इट वाज इन सम प्लेन्स, इनफैक्ट द वर्ड्स आर सो डिमीनिंग। मैंने पूरे वर्ड को वहाँ पे ये किया है, आइटरेट की, क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा रोमिला थापर वाला, बट रामायण को भी तो डिमीन किया गया है कि रामायण डिड नॉट हैपन, दैट इट वाज कि पहले तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि एक मन घड़त कहानी है। जब चीजें मिलने लग गई तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मन घड़त तो नहीं है, पर 2 फार्मिंग कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई थी। तीसरा इन्होंने ये भी तो बनाया ना कि रावण जो था वो साउथ ऑफ इंडिया से था, और राम जी जो थे वो नॉर्थ ऑफ इंडिया से थे, इसीलिए यहाँ पे रामलीला होती है। तमिलनाडु में इन्होंने पेरियर के वंशजों ने रावण लीला शुरू कर दी, वहाँ पे राम जी के एफिगीज को जलाना शुरू कर दिया। हम रावण को के पुतले फूकते हैं, तो उन्होंने राम जी के पुतले फूकना शुरू कर दिया। तो ये जो इनको ये बताया जाए कि भाई नोएडा के पास एक गांव था, रावण वहां पे पैदा हुआ था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है नोएडा कब में साउथ चला गया। कब गया नॉर्थ? कब गया नॉर्थ? ये नोएडा साउथ में कब गया बताओ। देखिए गर्वित जी, we live in times where you identify as something. आज मैं she her प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ, कल मैं he him प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ, परसों मैं they them प्रोनाउन यूज करूँगी। उसी तरह से today I identify as the south, tomorrow I identify as north, day after I identify as east, and उसके बाद पता नहीं मन किया तो वेस्ट जाएंगे या फिर वापस साउथ चले जाएंगे। I identify myself as ambulance and my pronouns are we woo we woo। तो ये तो जमाना वैसा है कि किसी चीज को भी जस्टिफाई करने के लिए कोई भी लॉजिक लाया जाएगा कि नोएडा कब साउथ चली गई। अरे नोएडा आइडेंटिफाइज एज साउथ, यू आर्यन, हाउ डेयर यू। नोएडा की मतलब खुद की आइडेंटिटी को उससे छीन रहे हो आप। बताओ ये हम नोएडा फोबिक हो गए हैं। आप नोएडा फोबिक हो गए हो। तो ये तो वही बड़ा गजब चल रहा है जो भी चल रहा है। वो मतलब इन लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है। ये एक अपने बबल में रहते हैं, उस बबल को इनके लिए तो बर्स्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, इनके बच्चे शायद चेंज हो जाएं, कह नहीं सकते, बट इनका दिक्कत है। ऐसा है कि कबीले के जो ये है ना, क्या कहते हैं, लीडर को पता है कि क्या क्या सही है और क्या गलत है, तो उनको तो आप जगा नहीं सकते हो। उनको तो
100% पता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, पर जो बाकी कबीला है ना, उन्होंने उसको ऐसे कंडीशन किया है कि वो बाकियों की बातों को नहीं मानेंगे। आज के जो स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनकी कंडीशनिंग रोमिला थापर पढ़ के ऐसी हो गई है कि वो मानेंगे नहीं अगर मैं और आप ये कहेंगे कि रामायण तो इतिहास है, इतिहास ऐसे हुआ था। इतिहास का मतलब यही है ना, इतिहास ऐसे हुआ था। वो तो कहेंगे ये तो मतलब दो फार्मिंग कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो गया था, क्योंकि रोमिला जी ऐसे कह रही है, एंड रोमिला इज ग्लोरिफाइड एंड ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हरसेल्फ। तो उन्हें उस बात से भी तो दिक्कत होती है ना कि मेरे पास भी ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, क्योंकि वो मुझे गवार तो साबित नहीं कर सकते। अगर मैं गवार हूँ तो वो भी गवार हैं। तो उन्होंने मुझे ऑक्सफोर्ड ड्रॉप आउट कहने की बहुत कोशिश की, जबकि तो मैं आई ग्रेजुएटेड टॉप ऑफ माई क्लास एंड ऑक्सफोर्ड ड्रॉप आउट तो इंदिरा गांधी है। फिर वो उनके खिलाफ चला गया। तो बहुत परेशानी है उन्हें मेरी डिग्री से भी। नहीं तो ये तो बहुत परेशानी की बात है कि है इसके पास, इसको गवार तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी कोई फतेह की बात करता है, सच कहता है, तो उसको गवार कह देते हैं। हाँ। कि ये तो गवार है, तो इसकी बात मत सुनो आप, तो उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल किया जाता है कि आप तो इनकी बात मत सुनो, ये गवार है। और उनकी एक गवारी की मतलब ये होती है, क्या लेवल्स होते हैं कि ये गवार होता है और ये गवार नहीं होता। दिक्कत ये होती है कि हम तो डेफिनेशन से तो इनके हिसाब से तो रोमिला थापर से भी ऊपर हैं हम, और पर बातें तो ऐसे कर रहे हैं जिससे उनको गवार बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है, पर बुला नहीं पा रहे हैं गवार। बहुत दुविधा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए आप जैसे लोगों को बुक्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये बुक्स लिखी जाएंगी तो इन्हीं बुक्स के आधार पे कल को कोई फिल्में बनेंगी। जी जी। तो वो जो फिल्में बनेंगी वो जब लोगों तक पहुंचेगी तो वो एक बहुत वाइड स्प्रेड होगा। तो मेरा तो यही आशा है कि बुक बहुत ज़बरदस्त काम करे, लोग बहुत पढ़ें इसे बहुत ज़्यादा, और ये नंबर 1 सेलिंग में आए। तो मैं तो यही आशा करता हूँ, और इसी आशा के साथ आज के पॉडकास्ट को विराम देते हैं। आप हमारे साथ आए, बातें करी नॉर्थ साउथ के डिवाइड या नॉर्थ साउथ के यूनाइटेड होने के ऊपर बातें करी, राम जी के ऊपर बातें करी। इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप आए और धन्यवाद बातें करी। बाकी आप लास्ट में कुछ दर्शकों को बोलना चाहें तो वो आप बोल सकते हैं। मैं तो दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि hard times create strong people create good times create weak people, and weak people create terrible times. तो अभी हम good times में हैं, तो अभी हमें कमज़ोर पड़ने की नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपनी इतिहास से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और याद रखना चाहिए, ताकि हम उस साइकिल को दोहराते नहीं रहें। क्योंकि 8वीं शताब्दी से हमारे साथ बुरा हो रहा है, और अगर हम अभी वापस उस सर्कल में चले गए ना, फिर वापसी बहुत कठिन है। इसके बाद तो मतलब हम नेपोटिज्म, मेंडेइज्म ऐसे फुटनोट बन जाएंगे। तो यही रहेगा कि याद रखिए, पढ़िए, जानिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। जी, तो भाई 18 तारीख को बुक रिलीज़ हो रही है। आपको पता है आपको क्या करना है। बाकी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि 18th, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 18th दिसंबर को ऑर्डर लिंक है, अभी कर सकते हैं। हाँ, आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपने पॉडकास्ट देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।